ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और लास्ट लेक्चर में हमने लास्टली न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, राइट। 1 2 3 4 फिफ्थ न्यूमेरिकल टुडे वी आर सीइंग, एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद द थियरी। ओके, चलो। सो क्या है एग्जाम्पल 4.5, पहले समझते हैं क्या गिवन है। ये रहा 4.5, टू आइडेंटिकल बिलियर्ड्स बॉल स्ट्राइक अ रिजिड वॉल। मतलब दो बॉल है, ओके, आइडेंटिकल। बिलियर्ड्स जो खेलते हैं ना, वो नहीं खेलते ऐसे, ओके, ऐसी ही होती है डंडी ऐसे खेलते हैं। सो वैसे बॉल है, वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, तो वो बॉल एक रिजिड वॉल से टकरा रही है। मोस्ट प्रोबेबली वॉल रिजिड ही होती है फ्लेक्सिबल वॉल होगी तो फिर हम कैसे रखेंगे सब। ओके, वॉल विद द सेम स्पीड से टकराता है। ओके, मतलब क्या है सेम स्पीड, मतलब यू कैन सी इन द फिगर, ओके, यू कैन सी इन द फिगर। देखो, ये पहला केस है, ये दूसरा केस है। जब आ रहा है तब उसकी वेलोसिटी, जब टकराने आ रहा है तब उसकी वेलोसिटी कितनी है, u। टकरा लिया और अब वापस जा रहा है तब भी उसकी वेलोसिटी क्या है, u ही है। इसीलिए बोला है सेम स्पीड। यहां पर भी देखो, ये u वेलोसिटी से टकरा रहा है, ये केस भी है, यहाँ पे सीधा टकराया, यहाँ पे इंक्लाइनली टकराया, मतलब कोलाइड हुआ। तो यहाँ पे जो u है वही वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, सेम स्पीड बट एट डिफरेंट एंगल्स। यहाँ पर से 90 डिग्री और यहाँ पर से 30 डिग्री। ओके, एंड गेट रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन द स्पीड एज शोन इन द फिगर। ओके, तो ये हमें गिवन है। ओके, नाउ अब क्या क्या हमें फाइंड करना है। देखो, न्यूमेरिकल ऐसे ही पूछे जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, कंफ्यूजन रखने के लिए। वैल्यू ही कुछ गिवन नहीं है और बोल रहे हैं फाइंड करो ओके, कोई वैल्यू गिवन नहीं है। हाँ, आई थिंक यस, एज शोन इन द फिगर बोला है, मतलब फिगर तुम्हें गिवन है एंड तुम्हें एक ही वैल्यू गिवन है, सिर्फ एक वैल्यू 30 डिग्री, दैट्स इट। ओके, और उसके बेस पे तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। जनरली ऐसे न्यूमेरिकल्स को ज्यादा पिकअप किया जाता है बाय द पेपर सेटर। ओके, कि इसको सॉल्व करो। अब हम पहले तो देखो कि उसको सॉल्व करना है या उसको डिराइव करना है इक्वेशन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी न्यूमेरिकल्स होंगे जो एक्चुअली न्यूमेरिकल नहीं, वो थियरी ही है जिसमें हमें फॉर्मूला को डिराइव करना है। ओके, वो न्यूमेरिकल है ही नहीं, तो वो हमें देखना है। नाउ यहाँ पे पहली चीज क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल। मतलब अगर ये बॉल है, ओके, और ये टकरा रहा है, तो वॉल पे फोर्स लगाएगा, बॉल टकरा रहा है तो बॉल पे फोर्स लगाएगा, और बॉल पे फोर्स लगाएगी। बॉल कैसे मिक्स कर दिया है मैंने। ओके, तो बॉल पे फोर्स लगाएगा और बॉल पे फोर्स लगाएगा इन इक्वल अमाउंट एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, थर्ड लॉ। ओके, यहां भी वही हमें पूछा गया है कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्या होगी। मतलब बॉल ने अगर लगाया ऐसे सीधा मारा तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑब्वियसली सीधा ही होगा, वहां पर तो कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर ऐसे टेढ़ा मारा वॉल पर, ऐसे इंक्लाइंड, ओके, तो जो नेट फोर्स है जो लग रहा है बॉल से वॉल पर, वो क्या होगा, वो पूछा है। वॉल से बॉल पर क्या फोर्स होता है, कितनी डायरेक्शन होती है, कौन सी डायरेक्शन होती है, नहीं पूछा है। हमें क्या पूछा है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल। एक ही डायरेक्शन को हमें लेना है, ना कि वॉल जो फोर्स लगा रहा है बॉल पर और वो कौन सी डायरेक्शन में है, वो सब बातें हमें नहीं करनी है। ओके, पहले समझ लेना चाहिए अच्छे से। देन सेकेंडली बोल रहे हैं द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द इंपल्सेस। मतलब इंपल्सेस फाइंड करो, पहले ये केस में इंपल्स फाइंड करो, फिर ये केस में इंपल्स फाइंड करो, एंड देन उसके जो मैग्नीट्यूड है उसका क्या कर दो, रेशियो निकालो। उसके मैग्नीट्यूड का क्या करना है, रेशियो निकालना है। ओके, चलो, सो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहली हमारी फिगर ऐसी है। ओके, सो फर्स्ट आवर फिगर इज लाइक दिस। ये हमारी वॉल है। सो ये u स्पीड से आ रहा है और u ही स्पीड से जा रहा है, दैट्स इट। अब हम मान लेते हैं हमें इंपल्स का रेशियो, देखो फोर्स की डायरेक्शन, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी। अभी हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स हमारे पास दो तरीके से है। फोर्स इज नथिंग बट से डेल्टा p बाई डेल्टा t।
is there and we also have say ma, ये है तो ये obviously force is a vector, so हमें डायरेक्शन पता करनी है, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन पता हो तो शायद डायरेक्शन पता चल जाएगी, या फिर मोमेंटम है तो मोमेंटम भी क्या है m इंटू वी है, ओके तो v की जो डायरेक्शन होगी वो ही फोर्स की डायरेक्शन होगी, मतलब कि हमें इंपल्स का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ओके सो और दूसरे केस में हमें क्या फाइंड करना है कि इंपल्स का रेशियो क्या होगा वो फाइंड करना है, दो चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले केस अगर देखें हम तो इंपल्स ही फाइंड कर लेते हैं, दिस इज द फर्स्ट केस, तो उसमें अगर इंपल्स फाइंड करें हम तो समझो जाने के समय वेलोसिटी है u और मास वी आर एज्यूमिंग, तुम लिख देना लेट अस एज्यूम दैट द मास ऑफ अ बॉल इज से m kg, ये सेंटेंस हमें लिख देना है, ओके सो अगर मास m kg होगा और स्पीड u है देन इनिशियल मोमेंटम से p, ओके वो क्या होगा m इंटू यू होगा, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल p लिख दिया है मतलब मोमेंटम होगा m इंटू यू, देन फाइनल मोमेंटम भी हम निकाल लेते हैं, फाइनल मोमेंटम वो क्या होगा, देखो मास तो चेंज नहीं हो रहा तो वो तो m ही रहेगा माइनस यू, हाँ ये डायरेक्शन हमने ली थी प्लस x क्योंकि u प्लस x में था, लेकिन फाइनल मोमेंटम क्या है m चेंज नहीं हो रहा तो m, u भी चेंज नहीं हो रहा है तो u ही रहेगा, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही बट डायरेक्शन ऑपोजिट है तो हम लिखेंगे माइनस m, डन सिंपल है। नाउ हम फाइंड कर लेते हैं चेंज, ओके तो इनिशियल p एंड फाइनल p, तो उसके लिए कुछ अलग करेंगे से p1 एंड से p2, ओके so change in the momentum delta p is equals to say p2 minus p1, that will be equals to क्या होगा, p2 का वैल्यू क्या है माइनस m इंटू यू, माइनस इसका वैल्यू भी क्या है m इंटू यू, therefore it will be minus 2mu, ये क्या मिला डेल्टा p, डेल्टा p is actually impulse, लास्ट लेक्चर में हमने इंपल्स की बात की थी, ओके force is directly proportional to change in the momentum और से rate of change of momentum by delta t, लेकिन impulse मतलब just delta p, okay yes, so this is what impulse, done, so impulse is delta p is equals to say minus 2mu, ये कौन सी डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन प्लस x माइनस x बट इन x डायरेक्शन, ओके सो मैं यहां लिख देता हूं इन x डायरेक्शन, हाँ हाँ गुड, देन y न्यूमेरिकल कर रहे हैं, देन y अगर देखें y तो y केस में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, ये x में आया और x में गया, y में तो कोई चेंज है ही नहीं, तो अगर हम यही गिने दैट इज इंपल्स से इन y डायरेक्शन, इंपल्स इन y डायरेक्शन एंड चेंज इन द मोमेंटम इन y डायरेक्शन, कुछ भी लो वो क्या आ जाएगा जीरो, क्योंकि y डायरेक्शन में तो हम कुछ भी मूव कर ही नहीं रहे हैं, ओके सो दिस इज आवर फर्स्ट केस में हमने इंपल्स फाइंड किया। नेक्स्ट केस लेते हैं, ओके सो नेक्स्ट केस जो हमारा है, सो नेक्स्ट केस में क्या है, ये हमारी वॉल है, ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है, ओके एंड दिस डिग्री इज 30 डिग्री और ये डिग्री भी कितना है 30 डिग्री, व्हेन इट इज कमिंग u स्पीड से आ रहा है और जा रहा है वो भी u स्पीड से जा रहा है, कौन बॉल, ओके बॉल, ओके अब इस केस में भी हम सेम ही कंसेप्ट यूज करेंगे, लेकिन देखो यहां पर कंसेप्ट यूज करने के लिए हम पहले तो बोल देते हैं, चलो बाद में देखते हैं, वहां पे क्या था x डायरेक्शन y डायरेक्शन u खत्म हो जा रहा था, y में तो कुछ था ही नहीं, यहां पर इंक्लाइंड है तो इंक्लाइन के लिए तो हमें रिजल्टेंट देखो
हम रिजल्टेंट से हम एक्स और वाई कंपोनेंट निकालते थे आगे के न्यूमेरिकल्स जो हमने देखे हैं, मतलब लास्ट चैप्टर के मोशन इन अ प्लेन में, कि ऐसे इंक्लाइंड होता था तो हम उसका एक्स कंपोनेंट और उसका वाई कंपोनेंट, सपोज ये है आर और ये है थीटा, तो हम इसको लिखते थे आर कॉस थीटा और इसको हम लिखते थे आर साइन थीटा। याद है? ओके, सो यहां हमें वैसा ही करना पड़ेगा। सो अगर ये लाइन है हमारी जो आने की इनिशियली आने की लाइन है कोलिजन से पहले और से जब इम्पार्ट हो रहा है उससे पहले, ओके, उसको मैं थोड़ा आगे ले जा रहा हूँ, ओके। सो वो से एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? एनी गेस? 30 बनाएगा। क्यों? दैट रीजन यू हैव टू राइट ऑल्सो एंड हियर टेल ऑल्सो। ओके, क्यों 30? मैथ्स, यस, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये एक सीधी लाइन है, ये एक ऐसी लाइन है, तो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए ना। ओके, सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दैट्स व्हाई दिस इज 30। तो ये अगर 30 हो गया है और ये मेरा u है, ये एक्चुअल में क्या है मेरा u है। ओके, सो ये क्या हो जाएगा मेरा u cos 30 हो जाएगा। जहां पर एंगल है वहां पे cos हम रखते हैं, तो u cos 30, और ये मेरा वेक्टर और से डायरेक्शन वाला क्या हो जाएगा u sin 30। तो इनिशियल जो है उसको तो मैंने u cos और u sin में डाल दिया। ओके, अब फाइनल की बात करते हैं। ओके, ये जाने वाला ये रहा, इसकी बात कर, तो इसकी अगर बात करें, देखो यही चीज को तुम यहां पे भी बोल सकते हो कि सर मैं जो यहां तक जाना ही नहीं है, ओके, मैं यही बोलना चाह रही हूं कि ये साइन 30 है तो से माइनस ऑफ से u cos 30 वैसे। बट क्यों यहां लिया? क्योंकि बॉल ये साइड आ रहा है, इसलिए डायरेक्शन के लिए। अब बॉल ये साइड जा रहा है, तो ये साइड जा रहा है तो वहां के कंपोनेंट्स लेंगे, तो यहाँ के कंपोनेंट्स लिए, तो ये देखो 30 डिग्री ये है, तो ये एंगल साइड जाएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा u cos 30। वैल्यू तो u ही है, चेंज नहीं हो रही, तो ये हो जाएगा u cos 30, और नीचे वाला कौन सा हो जाएगा u sin 30। डन? समझ में आया? ओके, u cos 30 एंड u sin 30। डन? अब इसी के लिए हम लिखते हैं जैसे पहले लिखा था। तो अगर x डायरेक्शन की बात करें इनिशियली, ओके, इनिशियली अगर बात करें, सो इनिशियल से हम बात करें तो क्या हो जाएगा? अगर सिर्फ x डायरेक्शन की बात करें, इनिशियली अगर बात करें तो ये है हमारा x डायरेक्शन की बात करें, ओके, से x डायरेक्शन में हमारा जो कंपोनेंट है वो, तो x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो क्या था? फाइन, ये इनिशियल कंपोनेंट है, ओके, से u इनिशियल, चलो लिख देते हैं इनिशियल, हाँ कोई बात नहीं, यहाँ लिखते हैं इनिशियल से मोमेंटम इन x डायरेक्शन। डन? इनिशियल मोमेंटम इन x डायरेक्शन, सिर्फ x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो मोमेंटम क्या है हमारा m इंटू यू, तो m इंटू यू x डायरेक्शन वाला कंपोनेंट ये रहा इनिशियल, वो फाइनल है, ये इनिशियल है, तो मैं इनिशियल वाला लिख रहा हूं ना, तो m u cos 30। वैसे ही फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन, ओके, तो क्या आएगा m, हाँ यस, m u cos 30, लेकिन वो कितना है? माइनस है। डन? सो हम बोलेंगे चेंज इन द मोमेंटम, चेंज इन द मोमेंटम डेल्टा p इन x डायरेक्शन इज फाइनल माइनस इनिशियल, सो फाइनल
माइनस इनिशियल, तो कितना हुआ -2mu cos। सिंपल mu ही कर रहे हैं हम। ओके, ये x डायरेक्शन में था, अब y डायरेक्शन में करते हैं। तो अगर हम देखें तो पहले इनिशियल क्या था y डायरेक्शन में u sin 30, बाद में क्या है, बाद में भी u sin 30 है, चेंज ही नहीं हो रहा है। अगर चेंज नहीं हो रहा है तो डेल्टा p फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चेंज ही नहीं हो रहा है ना, कोई एक वैल्यू है, ऐसा नहीं है जीरो है वो पहले से, उसकी वैल्यू है कुछ, लेकिन बाद में भी उसकी वैल्यू वही रह रही है। अगर गिनना हो तो हम गिन सकते हैं कि से इनिशियल मोमेंटम इन y डायरेक्शन इज इक्वल्स टू u sin 30 एंड फाइनल मोमेंटम इन y direction is equals to u sin 30। therefore डेल्टा p निकालेंगे तो फाइनल u sin 30 माइनस इनिशियल u sin 30 is equals to 0। डन। सो पहले केस में भी मेरा u y डायरेक्शन में 0 आया और दूसरे केस में भी मेरा u इन y डायरेक्शन क्या आया, 0 आया। ओके, ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे कि व्हाट विल बी दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट विल बी दी कहां गया, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू द ईच बॉल। अगर पहला केस देखें तो पहले केस में डायरेक्शन ऑफ फोर्स कौन सी होगी, जब बॉल वॉल पे फोर्स लगा रहा है तो x डायरेक्शन होगी। ओके, तो हम लिख देंगे इन x डायरेक्शन, दैट इज द आंसर, x डायरेक्शन। बोथ केस बोला है, सेकंड केस लेते हैं तो सेकंड केस में भी हमने वैसे सेम जैसा ही है, पहले केस में u प्लस u माइनस u था और दूसरे केस में होगा u cos 30 एंड माइनस u cos 30। अगेन जा रहा है प्लस x डायरेक्शन में, तो हम क्या बोलेंगे इन सेकंड केस ऑल्सो द force exerted by the ball on the wall is in the positive x direction। that's it, ये दोनों आंसर हो गए हमारे बोथ द केसेस के। दूसरा क्या पूछा है उन्होंने, the ratio of the magnitudes of the impulses imparted to the balls by the wall। ओके, तो impulse इसके क्या करो, रेशियो निकालो। जैसे कि मेरा केस ए है, ओके, मेरा से ए केस में इम्पल्स क्या है, तो ए केस में इम्पल्स वही तो मेरा वो है क्या, मोमेंटम। ए इज नथिंग बट डेल्टा पी। ओके, सो मोमेंटम एक्स में ही देखेंगे, वाई में तो दोनों केस में कोई चेंज नहीं है, तो सिर्फ हम एक्स में देखेंगे। तो मोमेंटम इन एक्स इन ए वाले केस में क्या आया था हमारा, -2mu। ओके, और दूसरे केस में मेरा अगेन एक्स डायरेक्शन में ही आया था, दैट इज दी -2mu cos 30। यस, अब बोल रहे हैं इनका रेशियो निकालो, तो रेशियो निकाल देते हैं, IA डिवाइडेड बाय IB, दैट विल बी -2mu होल डिवाइडेड बाय -2mu cos 30। अंडरस्टूड? ओहो दीदी आओ, કેવું છે શાંતિ? તો સ્ક્રીન જોવા સ્ક્રીન જોવા રહી કેવું છે? ટ્યુશન થી છૂટી કે જવાનું છે? છૂટી ને? અચ્છા, મેમ નહીં મેમ હજુ આવશે 5 વાગે, નીચે જ હશે, હમણાં આવશે 5 વાગ્યા જેવું આવશે। ઋષિકા તમે કોઈ નહીં આવતા? એ લોકો તો પાસ થઈ ગયા ને? સાયન્સ નહીં લીધું કોઈ? એ તો નહીં ખ્યાલ, મોસ્ટલી કોમર્સ જ લીધું છે। ધાર્મિક તો એ કરે છે ડિપ્લોમા, ધાર્મિક ડિપ્લોમા કરે છે ને ઋષિકા કોમર્સ જ કરે છે। ઋષિકા તો જ્યોતિમાં જ બાજુમાં અચ્છા, આઈનોક્સ
તે કોમર્સ જ ને એ મોસ્ટલી તો મેમ એવું જ કહેતા સાયન્સ તો મોસ્ટલી કોઈ નહીં લીધું શુભમ में कोई नहीं પાછું એ લોકોને તો હવે કેજીએમમાં પેલું છે સ્કૂલમાં જ ટ્યુશન સવારનું જવાનું તો 5 વાગે આવવાનું સ્કૂલ ટ્યુશન બંને એવું કહેતા હતા કે ना કેજીએમમાં 11 12 हाँ कीजिए ખબર નહીં એવું કહેતા હતા ખરા એ લોકો નહીં એવું ट्यूशन ना तो आवे છે અચ્છા એટલે ગુજરાતી મીડિયમ ખ્યાલ નહીં તો એવું કહેતા હતા ખરા એ લોકો બોલ બીજું શાંતિ आज तुम ट्यूशन की छुट्टी गई तो लेवा वाला मैं तो मूड आउट में जइस गई બરાબર हेलो हाँ 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 मैम नीचे છે હા મેમ નીચે એકદમ નીચે एकदम नीचे હા मैं नीचे બારીમાંથી બૂમ પાડી દે સારું જોઈ લીધી સ્ક્રીન ये हमारी फर्स्ट स्टूडेंट सबसे फर्स्ट मतलब क्लास में फर्स्ट चलो इससे स्टार्ट किया था क्लास 9 वो भी गुजराती मीडियम हाँ चलो सो -2mu एंड -2mu cos 30 आई होप कि इसमें हमने कुछ गलती नहीं की है -2mu cos 30 एंड -2mu यस ओके तो से m कट हो गया u भी कट हो गया 2 भी कट हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया सो द आंसर इज 1/cos 30 बोलो चिराग याद है वैल्यू वेरी गुड √3/2 यस सो 2 डिवाइडेड बाय से √3 मैंने बोला था ये सारी याद रख लेना वैल्यू से 1.73 whatever the answer will come that is your ratio जैसे कि बुक में गिवन है 1.2 okay so this is the ratio of the impulses okay क्या किया हम समझ में आ गई ये तो सिंपल लास्ट में तो सिर्फ कैलकुलेशन थी ओके तो हमने स्टार्टिंग किया यहाँ से कि ये हमारा फर्स्ट केस है से ए केस ए तो उसमें सीधा बॉल आ रहा है सीधा बॉल जा रहा है ओके वाई डायरेक्शन में कुछ नहीं है उसका तो 0 ही लिखेंगे देन देखो बुक में डायरेक्टली सॉल्यूशन देखोगे तो बहुत कुछ लिखा होगा फिर पता नहीं लिखने की मेथड शायद तुम्हें सूट हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है कोई प्रॉब्लम नहीं है अदरवाइज जो हमने लिखा है ना वही उन्होंने लिखा है बट अगर तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो खुद नोट्स बना लो अगर लग रहा है तो अगर डायरेक्टली समझ में आ रहा है बुक का तो कोई इश्यू ही नहीं है बट अगर मेरा पर्सनल केस देखूं तो मुझे बहुत ज्यादा ऐसे लग रहा है कि क्या किया है मतलब इतनी सिंपल चीजें हैं तो सिंपल ही रखो ओके सो बट दे आर द बेस्ट हाँ मेरे से तो ज्यादा ही पता है उनको बट हमें ये सूट हो रहा है ओके सो कहना क्या है कि पहले बॉल आ रहा है जा रहा है तो हम पहले क्या किए इनिशियल मोमेंटम फाइंड किए सो u हमारा था तो m into u देन फाइनल मोमेंटम दैट इज अगेन m into u ही होगा क्योंकि u चेंज नहीं हो रहा है m भी चेंज नहीं हो रहा है सिर्फ डायरेक्शन उल्टी हो गई तो हमने माइनस लिख दिया है ओके y में तो कुछ है ही नहीं 0 फाइनल मोमेंटम p2 minus p1 तो वो हो जाएगा -2mu ये पहला केस था दूसरा केस तो हमने सबसे पहले हमें इतना ही गिवन है ओके तो हमने पहले इसको एक्सटेंड किया क्योंकि ये जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन से मतलब देखो अगर ऐसे डायरेक्शन है ऐसे ओके तो हम ये दो वेक्टर लेंगे ओके अगर ऐसे डायरेक्शन है तो हम ये दो वेक्टर लेंगे फिर तुम कंफ्यूज ना हो जाना और कौन सी बाकी रही है कि यहाँ गए ये साइड है तो हम ये दो वेक्टर लेंगे डायरेक्शन कहाँ जा रही है वो देखना है और एक अगर ऐसे नीचे है तो हम जैसे अभी इसमें लिया हमने वैसे देखिए एक वाली ओके तो जो साइड डायरेक्शन जा रही है वहां हम हमारे कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स लेंगे तो ये डायरेक्शन इस साइड में है तो यहाँ पे हमने ले लिया ये 30 रीजन भी बताओ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल u cos 30 और यहाँ पर u sin 30 देन सेकेंड वाला केस है यहाँ जा रहा है तो उसका u cos 30 यहाँ पर और u sin 30 यहाँ पर
ओके, नाउ अगेन सेम चीज, इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम इन एक्स गिनेंगे, तो एक्स गिनेंगे तो वो क्या है, से इनिशियल मोमेंटम इन एक्स u cos 30, फाइनल मोमेंटम इन x माइनस u cos 30 इंटू एम, हाँ m तो आएगा ही ना, इंटू एम। ओके, तो ये इनिशियल और फाइनल हो गया, mu cos 30 माइनस mu cos 30, एंड फाइनल क्या होगा, मतलब डेल्टा पी, चेंज इन दी मोमेंटम क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, सो माइनस mu cos 30 माइनस mu cos 30, so that will be minus 2 mu cos 30। एंड नेक्स्ट ये हमारा हो गया माइनस 2 mu cos 30। y डायरेक्शन में देखें तो पहले u sin 30 था, बाद में भी u sin 30 है, दैट मींस कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वो जीरो होगा। तुम वर्डिंग में लिख कर भी डायरेक्टली बोल सकते हो जीरो, अदरवाइज तुम्हें दिखाना हो तो तुम वैल्यू रख कर भी दिखा सकते हो, u sin 30 माइनस करेंगे तो जीरो। ओके, तो हमने ये कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन पे आ जाता है, हमने मोमेंटम फाइंड किया, ये सब जो फाइंड किया हमने, ये जो लास्ट वाला हमने गिना उसके लिए फाइंड किया, बाकी जो पहला केस है उसके लिए तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि इन एक्स डायरेक्शन ही जा रहा है, मतलब सीधा जा रहा हो या इंक्लाइन जा रहा हो, बट द फोर्स बाय द बॉल ऑन द वॉल इज इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, एंड द फोर्स बाय द वॉल ऑन द बॉल इज इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, बट वो हमें पूछा नहीं है तो हम उसको छेड़ेंगे नहीं। एंड देन सेकेंडली उन्होंने पूछा है कि जो मोमेंटम है उसका रेशियो फाइंड करो, तो पहला से इम्पल्सिस है उसका रेशियो फाइंड करो, सो पहला इम्पल्स लिखा, देन बाद में हमने दूसरा इम्पल्स लिखा, एंड देन आवर आंसर इज से 1.2। अंडरस्टूड? ओके, सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर, कौन सा था, 5.5। ओके, दिस इज हाँ न्यू बुक के अकॉर्डिंगली 4.5। अंडरस्टूड? ओके, हाँ चलो, सो ये हमारा न्यूमेरिकल था। अब आगे हमें थियरी देखनी है। चलो नेक्स्ट हमें देखना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, थियरी। सो व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट, बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि पहले का और बाद का कंजर्वेशन इक्वल रहता है। इक्वल कंजर्वेशन इक्वल रहता है, कंजर्वेशन इक्वल नहीं रहता है, मोमेंटम इक्वल रहता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब क्या, जस्ट लाइक स्टोर्ड रहना, प्रोटेक्टेड रहना, जितना था उतना रहना, मतलब ना बढ़ा है ना कम हुआ है। जैसे हम कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं, सो केमिकली हम केमिकल इक्वेशंस में नहीं, क्लास 10 में भी देखते थे कि कंजर्वेशन ऑफ मास। सो कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स व्हाट, कि मास बिफोर द केमिकल रिएक्शन एंड मास आफ्टर द केमिकल रिएक्शन विल बी इक्वल। ओके, वैसे ही यहाँ पर मोमेंटम की बात है कि मोमेंटम बिफोर, सपोज कॉलिजन हो रहा है, कोई कॉलिजन हो रहा है या कोई एक्टिविटी हो रही है, सो मोमेंटम बिफोर एंड मोमेंटम आफ्टर इज इक्वल। और तुम अदर केस में ऐसा, मतलब ये एक तरीके से बोलो कि मोमेंटम इक्वल होगा, या फिर तुम बोलो कि द टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ओके, जैसे बुक में सेंटेंस गिवन है, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरएक्टिंग पार्टिकल्स इज कंजर्व्ड। ओके, पेज नंबर से 199 पर ऊपर। ओके, क्या बोला है कि द टोटल मोमेंटम, आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड मतलब क्या, कि उस सिस्टम में अब तुम कुछ फोर्स ऐड नहीं कर रहे हो या वहां से कोई बाहर फोर्स नहीं जा रहा है, आइसोलेटेड। जैसे कि हम अभी ये रूम में आइसोलेटेड है, मतलब बारिश हुई तो बारिश हमें टच नहीं कर पाएगी, हवाएं चली तो हवाएं अभी हमें नहीं लगेगी, क्यों, क्योंकि हम रूम में आइसोलेटेड है। वैसे ही आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड रहता है। कंजर्व्ड रहता है मतलब कांस्टेंट रहता है, ऐसा भी तुम बोल सकते हो कि जैसे कि तुम्हारा मोमेंटम है से 10 kg मीटर पर सेकेंड, 10 kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम है, तो कोई भी एक्टिविटी हो जाए, अभी सपोज 5 बजे है, फिर कल के 5 बज जाए, तो भी 24 घंटे में मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड ही रहेगा, मतलब कांस्टेंट ही रहेगा। वही उसका कहने का मीनिंग है। ओके,
अब वो केस में अगर डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे कि जनरली जो एग्जांपल समझने के लिए लेते हैं वो एग्जांपल है एक तो वो टॉप का, ओके टॉप ही बोलते हैं उसे आई थिंक, वो लट्टू, ओके तो उसको ऐसे हम घुमाते हैं ना ओके सो ये जो लट्टू है, ओके टॉप पॉट टॉप टॉप टॉप, ओके उसको टॉप बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये लट्टू है जो घूम रहा है, तो कैसे उसकी ये उसकी एक एक्सिस है, सेंटर एक्सिस। अभी सेंटर एक्सिस में देखो मोमेंटम मतलब यहां पर जो मास होगा वो पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मास हम गिनेंगे, ओके और वहां की जो वेलोसिटी होगी वो एंगुलर वेलोसिटी होगी, ओके तो यहां पर जो होगी उतनी ही, मतलब ऐसा समझो कि एक्सिस के ये साइड जितनी होगी उतनी ही एक्सिस के ये साइड होती होगी। तब जब तक वो कंजर्व्ड रहती है, मतलब मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, तब तक क्या होगा वो घूमता ही रहेगा घूमता ही रहेगा घूमता ही रहेगा। और अगर ये साइड की बढ़ गई और ये साइड की कम हो गई लुढ़क जाएगा। अंडरस्टूड। बट हम घूमने वाला ही केस ले रहे हैं, तो मतलब अगर जब घूम रहा है तो मोमेंटम कंजर्व्ड हो रहा है, एक लट्टू वाला केस है। दूसरा बहुत ही ज्यादा डिस्कस होने वाला और बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल में भी पूछा जाने वाला, जो तुम्हारे क्लास 9 के भी हमने एक न्यूमेरिकल में क्लास 9 में भी हमने एक न्यूमेरिकल गिना था, तुम्हें याद हो तो 2-3 न्यूमेरिकल गिने थे। एक न्यूमेरिकल गिना था जिसमें एक लड़का ऐसे बोट है उसमें से जंप कर रहा है, बोट में से जंप कर रहा है, या फिर बैंक पे से बोट में जंप कर रहा है, तो उसमें हमने मोमेंटम की बात की थी। फिर एक न्यूमेरिकल ऐसा था, 2 हॉकी प्लेयर थे, एक ये साइड से आ रहा है, इंडिया पाकिस्तान का एग्जांपल दिया था मैंने, एक ये साइड से एक ये साइड से, और दोनों आके ऐसे टकरा गए। अब बोले टकराने के बाद कहाँ गिरे होंगे वो लोग, ये साइड ओके लाइक दैट। फिर एक एग्जांपल था कि एक लड़की थी और वो जो ट्रॉली आती है उसमें बैठ गई थी और फिर वो मूव हो रही थी, वैसा एक एग्जांपल था। एक एग्जांपल था पिस्तौल का, ओके हाँ सो वो एग्जांपल अभी भी बहुत ज्यादा आएगा। ओके रिकॉइलिंग वेलोसिटी, ओके वो हम फाइंड किए थे क्लास 9 में अगर याद हो तो क्या है पिस्टल का एग्जांपल, और न्यूमेरिकल्स भी जनरली आते रहते हैं। सो पिस्टल में क्या हो रहा है, सपोज समझो कि पिस्टल है, ओके कोई भी रफली पिस्टल है, मजाक में अच्छी टॉपर, ओके पिस्टल है हमारे पास, ओके ये पिस्टल है, हाँ तुम लोग हंसना मत ओके पिस्टल है हमारे पास। सो पिस्टल जो है हमारे पास, अब हो क्या रहा है पिस्टल, वो तुम रिवॉल्वर लो पिस्टल लो कुछ भी, मतलब गन है हमारे सिंपल सेंस में गन, ओके अब स्टार्टिंग केस में कुछ भी नहीं है, अभी ऐसे ही पकड़े हुए हैं सिर्फ, तो जो गन है और जो पिस्टल है उसकी वेलोसिटी क्या है 0, उसका मास तो कुछ होगा ही, तो मोमेंटम कितना होगा 0, m इंटू यू 0 है इसलिए m इंटू 0 0 हो जाएगा, ओके। अभी उसके अंदर जो बुलेट है वो बुलेट भी अभी चला ही नहीं है, अभी यहीं पे है, ओके तो अब बुलेट का मास कितना होगा, जो भी होगा 200 ग्राम 100 ग्राम जो भी होगा, और उसका यू कितना होगा वो भी 0 होगा, रेस्ट मतलब अभी तो हमने फायर किया ही नहीं है, ओके तो इनिशियल केस में 0 है, इनिशियल केस में गन का मोमेंटम एंड बुलेट का मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम का सम करो तो इंडिविजुअल भी 0 है और दोनों का सम करोगे तो भी 0 ही आएगा। अब फायर कर दो, तो जैसे ही हमने फायर कर दिया, ओके तो हुआ क्या, मास तो दोनों का सेम ही रहेगा, मास कम नहीं होगा, वो तो ऑब्वियस है, ओके मास तो सेम ही रहेगा, चेंज इन दी वेलोसिटी विल बी देयर। सो बुलेट है वो वेलोसिटी से आगे जा रही है, उसकी डायरेक्शन ये है, तो उसका मोमेंटम ये डायरेक्शन में है, और जो पिस्टल है जो गन है वो पीछे जा रही है। तो जो बुलेट है, ये बुलेट का जो मास होगा इनटू जो वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी से v होगी, ओके मतलब इसका मास तो बहुत कम होगा, ओके से 100 ग्राम, तो मतलब 0.100 ऐसा लिख दो केजी में, ओके इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी,
मास कम होगा लेकिन वेलोसिटी गोली लगेगी तो ऐसे चीर देगी, ओके, तो वो बहुत ज़्यादा होगी, मे बी कितनी भी हो सकती है, वी डोंट नो, बट से 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर एक सेकेंड में, यहाँ ये 100 मीटर है, हमारा रोड है वो 100 मीटर है सपोज, यहाँ से मारेंगे तो एक सेकेंड में वहाँ तो पहुँच ही जाएगी ना इतनी जोर से, सो 100 मीटर पर सेकेंड, तो हुआ क्या ये 100 डिवाइडेड बाई 1000, तो 1 2 और इसमें से एक गया तो मतलब 10 kg मीटर पर सेकेंड, ये क्या आ गया हमारा मोमेंट ऑफ बुलेट, समझ में आया, ये 100/1000 लिखा, फिर 1 2 और एक 3 तो 10 आ गया आंसर, ओके। अब हमने क्या बोला कि चेंज जो होगा, मतलब अब बुलेट का फाइंड करेंगे हम, किसका, सॉरी गन का, कोई खोलने की ट्राई कर रहा है क्या? सब तो अब क्या कि जो उसका फाइंड करेंगे, किसका, गन का, तो गन जब पीछे धक्का लगा उसको, मास तो उसका ज्यादा है, उसका मास कितना है, ज्यादा है, मे बी उसका मास कुछ भी होगा से 10 kg, इतना ज्यादा तो मान लेते हैं, बड़ी बड़ी गन है, ओके, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस 10 kg, ओके। अब उसकी जो वेलोसिटी है वो तो इतनी ज्यादा होगी नहीं, वो तो कम होगी, हमने मान लिया से 1 मीटर पर सेकेंड, ओके, 1 मीटर पर, एक ही मीटर, सिर्फ इतना ही, इतनी पीछे जाएगा ऐसे, वो नहीं मूवीज में वो थोड़ी मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ ओके मुझे ही लगा ऐसे चिल्लाया मैं तो ऐसे मारा तो नहीं, जनरली हम देखते हैं मूवीज में, जैसे ही मारते हैं ना तो ऐसे झटका लगता है पीछे की साइड में, तो ये बुलेट जा रही है आगे की साइड, अगर मैं टीचर नहीं होता तो मैं एक्टर होता और सिंगर होता और क्रिकेटर होता, पता नहीं क्या होता, ओके। और ये साइड जा रही है तो ये साइड जा रही है, तो एक्चुअल में ये इसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस, ये मैंने सेटिंग कर दिया है, तो ये है +10 और ये है -10, तो एक्चुअल टोटल मोमेंटम कितना हो गया, 0, दोनों का अगर टोटल मोमेंटम गिने तो क्या हो गया, 0, ओके। ऐसा हर न्यूमेरिकल में होगा, इट इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ है, मतलब हर जगह एप्लीकेबल है, हमारा आंसर आए ना आए लेकिन होना यही चाहिए ओके, सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम ये क्या किया हमने, फायरिंग किया, सो मोमेंटम बिफोर, टोटल मोमेंटम बिफोर फायर एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर इज सेम, इज इक्वल और इज कंजर्व्ड, कंजर्व्ड मतलब सेम रह रहा है। सपोज यहाँ पे 20 आया था, यहाँ पे 10 आया है, तो मतलब टोटल 10 आ गया, ओके। तो पहले भी क्या होगा, कुछ ना कुछ 10 रहा होगा, ओके, इनिशियल केस में, मतलब पहले से गन थोड़ी वेलोसिटी में भागते भागते गोली मार रहे हैं, तो गन वेलोसिटी में है, बुलेट नहीं है बट गन वेलोसिटी में है, तो उसका मास कुछ होगा, समझ में आ रहा है, भागते भागते गोली मार रहे हैं ना, बॉर्डर पे मार रहे हैं भागते भागते, तो गन वेलोसिटी में है, बुलेट नहीं है वेलोसिटी में, तो उसकी पहले से कुछ मोमेंटम होगी, फिर भी नेट क्या आ जाएगा, कंजर्व, पहले से अगर जो तुम्हारा चेंज कर लिया वो अगर 20 होगा तो फायर करने के बाद भी कितना होगा, 20 ही होगा, अंडरस्टूड, ओके। सो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये गन का एग्जांपल था। एक बहुत अगेन जो बहुत ज्यादा वाइडली एक्सप्लोर्ड एग्जांपल है वो है रॉकेट का, ओके। अभी 6 बजे चंद्रयान पे जाने वाला तुम्हारा तो वैसे भी क्लास खत्म ही हो जाता है ना उतने टाइम तक, नहीं, 5:30 मुझे घर जाके सीधे 5:30 से मुझे सेटअप वेटअप लाइव देखना है। सेटअप, हाँ, किस चीज का सेटअप, इसरो वाले दिखाने वाले थोड़ा हाईलाइट देख लेना, क्रिकेट नहीं देखते हाईलाइट ठीक है करते हैं। तो क्या कह रहे थे, रॉकेट, ओके। सो रॉकेट है, अभी इनिशियल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड बिफोर वो प्रोपल्शन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है, अभी जमीन पे ही है, तो वो इनिशियल कुछ भी होगा, 0 है, ओके, मान लिया 0 है,
अब फाइनल जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा, ओके, तो वो ऊपर उसका मास है, तो वो मास से ऊपर जा रहा है, उसकी कोई वेलोसिटी भी है। तो जितना ये ऊपर जा रहा है, मतलब जितना ये m इंटू यू हो रहा है अप साइड, उतना ही m इंटू यू होगा डाउन साइड भी। वो कौन करता है? से एग्जॉस्ट गैसेस। ओके, जो फ्यूल बर्न होगा, तो जैसे हमारे बाइक में नहीं साइलेंसर, क्यों हमेशा साइलेंसर पीछे ही होता है? कोई गाड़ी वाला कोई भी ऐसे फैंसी बनाने के लिए साइलेंसर आगे क्यों नहीं रखता? बाइक को, कार को, किसी को फैंसी बनाना है तो आगे साइलेंसर, ऐसा कोई क्यों नहीं रखता? रखे तो क्या हो सकता है, क्या रख सकते हैं या नहीं रख सकते? और अगर नहीं रख सकते तो क्यों नहीं रख सकते? और अगर रख सकते हैं तो रख दिया, चलो मान लो, तो क्या होगा? आगे से धुआं निकलेगा, वो तो ऑब्वियस है, लेकिन क्या मतलब उसकी इफेक्ट क्या होगी? गाड़ी उल्टी चलेगी। गाड़ी रिवर्स में उल्टी चलती है तो आगे थोड़ी गैस निकलता है, वो तो पीछे ही निकल रहा है। सोचो, रिवर्स जब हम कार रिवर्स लेते हैं, ओके, तो कार रिवर्स लेते हैं तो एग्जॉस्ट तो पीछे ही जा रहा है और कार भी पीछे ही जा रही है, तो क्या होगा? जस्ट इमेजिन। क्यों नहीं करते ऐसा? क्योंकि एक्चुअल में, आगे बढ़ेंगे इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि हमें क्या चाहिए? ज्यादा फोर्स चाहिए, आगे की डायरेक्शन में जाने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए। अभी हम फ्रिक्शन पढ़ने वाले हैं। सो होगा क्या कि हमें मूव करना है आगे, ऑलरेडी हम फ्रिक्शन ले रहे हैं जमीन का, रोड का, टायर और रोड का, ओके, और सामने से हमें फ्रिक्शन मिल रहा है। क्यों? हमें जाना है ये साइड, ओके, और तुम्हारा फोर्स भी लग रहा है ये साइड। सोचो, हमें जाना है ये साइड, तुम्हारा फोर्स भी लग रहा है ये साइड, तो और ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन और ज्यादा लगेगा। सो यू विल, तुम्हारा फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होगा। फ्यूल कंजम्पशन क्या होगा? ज्यादा होगा, तब जाके तुम पहले जितना लेवल मैच कर पाओगे। इसीलिए साइलेंसर पीछे होता है, सिंपल रीजन। रॉकेट में भी हमें जाना है ऊपर, तो गैस ऑब्वियसली नीचे ही निकालनी पड़ेगी, ओके। जैसे प्लेन है, तो प्लेन में देखना जो एग्जॉस्ट गैसेस होंगी फ्यूल, तो वो पीछे की साइड जाएगी। नहीं, वो रॉकेट हम देखते तो कैसे ऐसे स्ट्रिप बनता है ऊपर, तो वो पीछे बनाता हुआ जाता है ना, ऐसे आगे आगे बनाता हुआ थोड़ी जाता है, ओके, कि ये मेरा पाथ है, मैं यहां से जाने वाला हूं, नॉट लाइक दैट। तो क्या हो रहा है कि जितना मास है उसका और जो वेलोसिटी से वो आगे बढ़ रहा है, उतना ही कंजर्व्ड होगा मास। अभी गैस का मास और रॉकेट का मास कहाँ मैच करेंगे, लेकिन वेलोसिटी ज्यादा होगी। रॉकेट का जो वेलोसिटी होगा उससे कई ज्यादा वेलोसिटी होगी एग्जॉस्ट गैस की, करके ऐसे पूरा कितना जोर से नीचे जाता है, पूरा आसपास वाला सब जला देता है। जितना भी आसपास होगा सब कुछ जल जाएगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर भी उतना हाई है, उसकी वेलोसिटी भी इतनी है। अंडरस्टूड? सो मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ये मैं एग्जांपल तुम्हें बता रहा था रॉकेट के एंड ऑल। और एक केस है, सपोज हमारा से कोलिजन का, ओके, सपोज ये मेरा बॉल 1 है और ये मेरा बॉल 2 है। सो कोलिजन कर रहे हैं हम, मतलब एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? कोलाइड कर रहे हैं, टकराने वाले हैं, ओके। सो अगर 1 की बात करें तो बिफोर द कोलिजन उसका सपोज मोमेंटम होगा, से मास तो सेम ही रहेगा, सो m, ओके, इनिशियल गिनते हैं तो m इंटू से u, और फाइनल गिनेंगे तो क्या हो जाएगा? m इंटू से v। इसका गिनेंगे तो इनिशियल क्या हो जाएगा? m इंटू से u1 लिख देते हैं, यहाँ u1 v1, तो इसको लिख देते हैं से u2 एंड m v2। डन। मोमेंटम इनिशियली, इसकी कोई वेलोसिटी होगी u1, उसका मास m1। फाइनल, ये इनिशियल है, ये क्या है? इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस, ये बॉल जा रहा है, इसकी भी कोई वेलोसिटी है जो इस दोनों की डायरेक्शन ये है, तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड ज्यादा होगी या इसकी स्पीड ज्यादा होगी? फर्स्ट की स्पीड ज्यादा होगी। अगर सेकंड की स्पीड ज्यादा हुई तो टकराएंगे ही नहीं होंगे, तो फर्स्ट की स्पीड ज्यादा है, u1 इज ग्रेटर देन u2, तो उसकी भी कोई स्पीड है u2 एंड m, तो ये टकरा गए, ओके, ये टकरा गए। अब टकराने के बाद, ओके,
इसकी वेलोसिटी है v1, किसकी, फर्स्ट वाले, और सेकेंड वाले की वेलोसिटी है v2। ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं कि बिफोर द कॉलिजन मोमेंटम, तो बिफोर द कॉलिजन इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम दोनों का, सो बिफोर द कॉलिजन मोमेंटम क्या होगा, से m u1, ये बिफोर द कॉलिजन, ये भी बिफोर द कॉलिजन प्लस से m u2, तो ये मोमेंटम का टोटल हो गया। टोटल मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन है ये, इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन। ये इज इक्वल्स टू है ना, वही हमारा लॉ है। ये मैंने कैसे लिख दिया इज इक्वल्स टू, वो लॉ कह रहा है कि इक्वल ही होगा। ओके, सो मोमेंट, टोटल मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन विल बी इक्वल। अंडरस्टूड? ओके, सो ये ऐसा ही हमने न्यूमेरिकल किया था, वो जो हॉकी वाला और वो जो अभी केस बता रहा था क्लास 9 के, तो यही सारे न्यूमेरिकल्स हमने किए थे। और अगर सेम है तो कट कर दो एंड ऑल, ये सब हमने देखा था। अभी यहीं पर हमारा केस आ जाता है से F12 इज इक्वल्स टू से F21 माइनस 1, मतलब कि बॉल 1 पर फोर्स लग रहा है बॉल 2 की वजह से, इज इक्वल्स टू बॉल 2 पे फोर्स लग रहा है बॉल 1 की वजह से, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब यहां पर अगर हम वैल्यू डाल दें, कौन सी वैल्यू, से डेल्टा P बाई डेल्टा T, और यहां पर भी डेल्टा P बाई डेल्टा T, ये माइनस। ओके, तो 1 पर 2 फोर्स लगा रहा है, ओके, मोमेंटम, तो 1 पर 2 लगाएगा तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, 1 और 2 का इन से m, तो कॉमन हो जाएगा, देन से u1 माइनस से u2, लाइक दैट। ओके, डेल्टा P1 को 2 की वजह से, लाइक दैट। तो वैसे ही इसका करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, से माइनस ऑफ m, देन 2 पर 1 की वजह से, तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं 2 पर 1 की वजह से। ओके, सो वो क्या हो जाएगा, से यहां पर m इंटू u1 माइनस u2 एंड m इंटू v1 भी, फाइनल भी गिनना पड़ेगा ना, हमने सिर्फ इनिशियली गिना है तो फाइनल भी आएगा उसमें, तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, m इंटू से v2 माइनस v1 एंड प्लस करके m इंटू से u2 माइनस u1, तो वो भी अगर हम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल ही हो जाएगा। वही कहना चाह रहे हैं, उसी का तुम्हें बुक में अलग वे में गिवन है, ये जो मैंने बताया वही चीज है बट थोड़ा अलग राइटअप में गिवन है। क्या गिवन है, ये रहा, देखो, an important example of the application of the law of conservation of momentum is the collision of two bodies. Consider two bodies A and B with initial momenta PA and PB, मतलब कोई बॉडी A है जिसकी मोमेंट इनिशियल मोमेंटम कितना है PA, और बॉडी B है उसका इनिशियल मोमेंटम है PB। The bodies collide get apart, कोलाइड हो रहा है और फिर अपार्ट भी हो जा रहे हैं विथ अ फाइनल मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम बॉडी ए की कितनी हुई, से PA डैश, ओके, एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी दैट इज से PB डैश। बाय दिस सेकंड लॉ ऑफ मोशन FAB इनटू, देखो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे आ गया जो अभी हम कर रहे थे। ऐसा मान लो जो अभी मैंने 1 और 2 किया, ये मेरा 1 है और ये मेरा 2 है, तो ये मेरा B है और ये मेरा A है। ओके, सो क्या है, मैं जो अभी बता रहा था वही चीज कि A और B, सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस से PA, ओके, और इसका PB, फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस से PA डैश एंड से हियर PB डैश। ओके, सो बाय द सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या बोल रहा है कि FAB इज नथिंग बट से डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T। सो FAB into डेल्टा T is nothing but डेल्टा P हो जाएगा। सो डेल्टा P for A, so final minus initial, so PA dash minus PA। वैसे ही FBA, तो B पर लगने वाला A की वजह से, सो डेल्टा P यहाँ पर B पे लगने वाला है तो हम डेल्टा P किसके लिए लेंगे, B के लिए लेंगे, सो दैट इज PB dash minus PB। ओके, ये मिल गया। देन ओके, अब
वेयर वी हैव टेकन अ कॉमन इंटरवल ऑफ टाइम, दोनों के लिए टाइम सेम लिया है। ओके अब ये तो हमें पता है बाय द थर्ड लॉ। ओके सो हम क्या लिखेंगे, एफ ए बी की वैल्यू, सो डेल्टा टी तो दोनों में सेम ही है, तो निकालना हो तो निकाल दो, कट कर दो। ओके से एफ ए बी, तो एफ ए बी तो दोनों में सेम ही है, तो क्या हो जाएगा, नहीं तो कट ना करना हो तो तुम ये भी लिख सकते हो, एफ ए बी की वैल्यू क्या होगी, पी डैश ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और एफ बी ए की वैल्यू क्या होगी, पी बी डैश माइनस पी बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और ये माइनस डेल्टा टी अब तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड लिखा हुआ है। ओके तो यहाँ क्या बना, यहाँ है पी डैश ए, इसको छोड़ो, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है, वो ये साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। देखो मैथ्स ये है और कुछ नहीं है, ये देखो ये माइनस है, अंदर गया तो क्या होगा, देखो इसको अलग से लिखते हैं, ये स्टेप तो तुम्हें गिवन है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, पी डैश ए माइनस पी ए इज इक्वल्स टू, ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस पी डैश बी माइनस माइनस प्लस पी बी, ये होगा, इस स्टेप के बाद ये स्टेप आएगा। अब इसको ये साइड लाता हूं, किसको, डैश वाले को, सो पी डैश ए, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस पी बी डैश, और ये पी बी तो यहाँ पर था ही, ये माइनस है उसको वो साइड ले जाओ तो प्लस पी ए, तो ये क्या है, व्हाट इज पी डैश ए, दैट इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ ए एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ बी, एंड दिस इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए एंड इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी। तो वही चीज बोल रहे हैं कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, मतलब जो भी चेंज है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। द टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड, total momentum is conserved, that means initial momentum is final momentum, p dash a, ये अब ये जो है वो ये आ गया देखो, okay, which shows that the total final momentum of an isolated system equals its initial momentum. So यहां से यहां तक का पूछा जाता है 2 मार्क्स में, prove कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट्स इट, खत्म, इतना ही क्वेश्चन 2 मार्क्स में। प्रूव कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विद द एग्जांपल्स ऑफ कॉलिजन्स ऑफ द टू बॉडी। डन, ओके, ये कल करना है प्रूव, समझ में आ गया। ओके नाउ नेक्स्ट देखते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। सो नाउ वी विल सी now we will see equilibrium of a particle. What is equilibrium actually? Equilibrium क्या है, जो नेट फोर्स लग रहा है वो कोई भी बॉडी पे नेट फोर्स लग रहा है वो क्या है, जीरो, दैट इज इक्विलिब्रियम। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, नेट फोर्स कोई भी बॉडी पे लगेगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तभी उसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अगर नेट फोर्स जीरो है तो उसको क्या बोलेंगे हम, इक्विलिब्रियम। जैसे हम नहीं बोलते बैलेंस्ड, ओके, जैसे कि ऐसा समझो कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ओके, तो मुझे राइट में से जितना फोर्स लग रहा है उतना ही लेफ्ट में से फोर्स लग रहा है, जितना टॉप में से फोर्स लग रहा है उतना ही बॉटम में से फोर्स लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ओके अगर मैं मूव कर रहा हूँ लाइक दिस, व्हाट डज दैट मीन, कि मेरा ऊपर से जितना फोर्स लग रहा है उतना तो नीचे से लग रहा है, लेकिन जितना ईस्ट टू वेस्ट लग रहा है उससे ज्यादा वेस्ट टू ईस्ट लग रहा है, इसलिए मैं वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा हूँ, दिस फोर्स इज मूव ऑन। तो F net is not zero in this case, that's why I am not at equilibrium अगर मैं मूव कर रहा हूं तो। अंडरस्टूड, ओके। जैसे कि ऐसा समझो कि ये बुक है, उसको मैं यहाँ से ये फोर्स लगाया तो बुक मूव करने लगेगी, ओके। ऊपर से फोर्स लगाया तो बुक नीचे मूव करने लगेगी, नीचे से फोर्स लगाया तो बुक ऊपर मूव करने लगेगी, ये साइड से फोर्स लगाया तो बुक ये साइड मूव करने लगेगी। लेकिन मैं दोनों साइड से ऐसे फोर्स, ऊपर नीचे से कुछ नहीं लगा रहा, मैं 2 हाथ से ऐसे दोनों साइड से ऐसे फोर्स लगा। अब ना ये फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं लगा रहा हूँ, अब ना ये साइड मूव हो रही है ना ये साइड मूव हो रही है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ऊपर से जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे से लग रहा है, इसलिए
अगर ऊपर से लगने वाला फोर्स ज्यादा होता कंपेयर टू द नीचे से लगने वाला फोर्स, तो क्या होता, ये नीचे मूव करने लगती, क्योंकि ऊपर से लगने वाला फोर्स ज्यादा है। लेकिन ऐसा है नहीं, इसीलिए वो ऐसे ही है। अगर राइट साइड से लगने वाला फोर्स लेफ्ट साइड से लगने वाले फोर्स से ज्यादा या कम होता तो भी ये मूव करने लगती। अगर राइट साइड वाला फोर्स ज्यादा होता तो ऐसे मूव करने लगती। अगर लेफ्ट साइड वाला फोर्स, मतलब मेरा लेफ्ट की बात कर रहा हूँ, मेरा लेफ्ट, सो लेफ्ट साइड वाला फोर्स ज्यादा होगा तो ये साइड मूव। लेकिन अभी मैं फोर्स लगा रहा हूं और ये मूव कर रही नहीं है, दैट मीन्स बुक इज एट इक्विलिब्रियम एंड एफ नेट, दैट इज नेट टोटल फोर्स ऑन द बुक आर 0। अंडरस्टूड? यही है कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0, इतना ही याद रखो। सिर्फ याद रखने के लिए अगर लिखना हो, समझना हो तो क्या है, नेट फोर्स 0 है। ओके, पहला ही सेंटेंस पढ़ता हूं। इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल इन अ मैकेनिक्स, मतलब के मैकेनिक्स फिजिक्स में भी डिफरेंट पार्ट्स है। तो हम अभी ये मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं जहां पे मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोल रहे हैं ना, मोशन की बात चल रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैकेनिक्स। ओके, देयर आर डिफरेंट से जोन और से पार्ट ऑफ फिजिक्स, मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स अलग से। ओके, सो ऑल दोस थिंग्स वी विल गो आराम से। ओके, सो इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल इन मैकेनिक्स रेफर्स टू दिस सिचुएशंस, ये एक ऐसी सिचुएशंस पे रेफर करता है कि जब when the net external force on the particle is 0, that's it। जब नेट एक्सटर्नल फोर्स पार्टिकल पे 0 हो, उसी को बोलते हैं क्या, इक्विलिब्रियम। समझ में आया? ओके, सो नेट इक्विलिब्रियम जितने भी हो, सपोज 5 फोर्स लग रहे हो, पांचों का सम कर दो, वो 0 हो जाना चाहिए, तो वो इक्विलिब्रियम पे है। 3 फोर्स लग रहे हैं, तीनों का सम कर दो, जैसे अभी मैंने 2 फोर्स लगाए हैं, यहां पे अभी मैंने 2 फोर्स लगाए थे, तो F1 एंड F2 दोनों का सम कितना हो जाना चाहिए, 0। तो भाई यहां से मैं अगर 5 न्यूटन लगा रहा हूं दिस साइड, +5 क्योंकि प्लस x है, तो यहां से भी मैं मैग्नीट्यूड तो 5 ही लगा रहा हूं। ओके, बट माइनस, तो ये +5i है और ये -5i है, इसलिए +5 -5 i प्लस i और -i, मैग्नीट्यूड तो सेम है 5, तो +i और -i क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो भले ही तुम सम करो, लेकिन माइनस की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी तो माइनस लेना है। बीच में माइनस नहीं है, मैथमेटिकल माइनस नहीं है, डायरेक्शन का माइनस है। अंडरस्टूड? सो टोटल नेट फोर्स गिन लो, अगर समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज आर इक्वल टू 0, जैसे कि मेरी कोई ये बॉडी है, यहां से कोई एक फोर्स लग रहा है F1, यहां से फोर्स बाहर लग रहा है F2, यहां से फोर्स बाहर लग रहा है F3, यहां से 2 फोर्स लग रहे हैं F4 एंड F5। तो मेरा से F1 अंदर आ रहा है तो मैं प्लस ले रहा हूं कन्वेंशनली, उल्टा भी ले सकते हो तुम, बट मैं ऐसा लेता हूं कि अंदर आ रहा है, जैसे हमने केमिस्ट्री में देखा, हीट अंदर आ रही है, कोई तुम्हें पैसे दे रहा है तो तुम्हारे पॉकेट में माल बढ़ रहा है, मतलब ज्यादा पैसे हो रहे हैं, एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो हम पॉजिटिव लेते हैं। वैसे ही फोर्स अंदर आ रहा है तो पॉजिटिव लिया, ये -F2 हो जाएगा, देन ये -F3 हो जाएगा, ये -F4 हो जाएगा और ये -F5 हो जाएगा। अगर ये वैल्यू अगर मेरी 0 आ जाए तो मैं बोलूंगा कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अगर ये वैल्यू 0 आए तो, अगर 0 नहीं आए, मान लो कि 0 नहीं आता है, तो कहां जाएगा बॉडी, भाई जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स ज्यादा होगा, मतलब ये सबको इकट्ठा, ये मतलब ये साइड ज्यादा फोर्स है, तो सपोज बॉडी इन दिस डायरेक्शन विल मूव। रिजल्टेंट अगर ऐसे मिला, रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, लास्ट चैप्टर में हमने देख लिया है कि भाई ये F1 है, ओके, फिर F2 है, फिर F1 प्लस F1, देखो इसको हम ऐसे लिखते थे, F1 -F2 करना हो तो हम कैसे लिखते थे, से F1 -F2 करना है तो हम डायरेक्टली नहीं माइनस करते थे, हम कैसे करते थे, F1 प्लस -F2। ओके, तो क्या करेंगे, फिर से F1 अंदर आ रहा है तो ये मेरा F1, देन F2, तो ये जो है उसका टॉप, वहां से 2 ड्रॉ करना है, तो 2 कहां जा रहा है, ये साइड, तो ये है मेरा से F2। तो ये तो प्लस किया मैंने, लेकिन मुझे अगर माइनस करना हो तो ये क्या कौन सा हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा से -F2, ये हो जाएगा +F2 और ये हो जाएगा मेरा रिजल्टेंट से R। ये तो हमने लास्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन
अगर तुम्हारा ये 0 हो जा रहा है दैट मीन्स इट इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, हाँ, सो दैट्स इट। वही समझना है कि वो इक्विलिब्रियम में हो तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। नेक्स्ट इसमें एक कंसेप्ट आएगा जब इक्विलिब्रियम में हो, तो एक कंसेप्ट आएगा फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या FBD बोलते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो सबसे पहले तुम्हें FBD बनाने होते हैं, मतलब कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाने होते हैं। क्या ये है फ्री बॉडी डायग्राम? है क्या, कुछ नहीं है। कोई एक बॉडी है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर टोटल नेट फोर्स कितने लग रहे हैं वो शो कर दो तुम, वही है फ्री बॉडी डायग्राम। जो मैं लिखवा रहा हूं मैं तुम्हें, वही लिखो, मैं लिखवा रहा हूं। अ फ्री बॉडी डायग्राम is a simple diagram that shows the size and direction of all the forces, the size and the direction of all the forces acting on an object. So it is just a diagram in which all the forces are shown according to with the size, मतलब उसका magnitude, size in the sense magnitude and direction के साथ शो करना है। वही फिगर को क्या बोलते हैं हम, फ्री बॉडी डायग्राम। इट्स जस्ट अ फिगर। ओके, सो आगे हमें बात करनी है कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, लेकिन वो बात करें इससे पहले अगर हमने अभी अभी इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो ये न्यूमेरिकल हम देख ही लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर से एग्जाम हमेशा बॉडी रेस्ट पे होगी ना? तो हाँ, यस, ओके, नहीं, नो हमेशा बॉडी रेस्ट पे नहीं होगी। तो फिर वो इक्वल टू 0 थोड़ी आएगा। हाँ, क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूं नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स 0 होता है दैट मींस व्हाट? फर्स्ट लॉ याद करो, नेट फोर्स कब 0 होता है? लाइक एक्सटर्नल फोर्स कोई ना लग रहा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ओके, बट सिंपल समझो, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, अभी मैं उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, ये रेस्ट पे है। अभी मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाया, ये मूव करने लगा। डन। वो केस में तो F इज इक्वल्स टू 0 है, लेकिन वो दूसरा केस क्यों भूल गए? ये जहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, तो F इज इक्वल्स टू 0 दैट इज MA, मतलब कि क्या, वेयर A इज इक्वल्स टू 0, जब A 0 होगा। लेकिन A 0 तो दो केस में हो सकता है। A 0 कब हो सकता है? जब बॉडी रेस्ट पे हो तो उसका एक्सेलरेशन 0 है। बट A तो दूसरे केस में भी 0 हो सकता है, व्हेन V2 और से व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब मोशन में तो है लेकिन यूनिफॉर्म मोशन की मतलब उसकी वेलोसिटी जितनी है उतनी ही रह रही है, चेंज नहीं हो रही है, बट है मोशन में। समझ में आया? गुड क्वेश्चन, और उससे अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ गई। समझ में आया? ये यूज होगा न्यूमेरिकल में। ओके, हाँ, चलो। सो हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5.6। ओके, क्या बोल रहे हैं देखो, चलो बुक में यहीं पे देखते हैं। क्या बोल रहे हैं देखो। ओके, सी दी फिगर। ये फिगर देखो पहले, ये तुम्हें बनानी है, ये गिवन है। ओके, ये फिगर ऑलरेडी तुम्हें गिवन है। सी दी फिगर क्या है यहाँ पर? ये एक रिजिड वॉल है, ऊपर कुछ लटका है, ये सीलिंग है सपोज, हमारी सीलिंग पे हमने पंखा लटकाया हुआ है, फैन, वैसे ही यहाँ पर लटकाया हुआ है। क्या लटकाया हुआ है? ये सीलिंग है, ये रोप है। डन। रोप का कोई एक पॉइंट है बीच में P, वो अभी हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। कोई एक पॉइंट है बीच में P, वहां से 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मतलब ऐसे रोप लटक रही है,
ऐसा समझो, ये जैसे कि फ़ोन है, ऐसा समझो कि ये लटक रहा है स्टैंड, मैं यहाँ से बीच में से कोई एक पॉइंट है वहाँ से उसको खींच रहा हूँ, समझ में आया? ये तो पूरा खींच जाएगा क्योंकि ये तो पूरा रिजिड है, लेकिन ये तो रोप है, रोप थोड़ी पूरी ऐसे स्टेबल होके ऐसी खींचेगी, वो तो सिर्फ ऐसे ही खींचेगी। समझ में आ रहा है? अगर वो यहाँ से खींचे तो अगर कोई हमें खींचे ऐसे हाथ, तो हाथ पहले जाएगा ना, पूरी बॉडी थोड़ी ऐसे मूव करे एकदम सीधे। समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ से 50 न्यूटन से कोई खींच रहा है रोप को, वो पॉइंट से, और यहाँ पर उसका मास गिवन है, और मास सपोज होगा 6 kg। ओके, तो मास है 6 kg, इसलिए वेट हो गया उसका 60 न्यूटन। वाई? m इंटू जी। w इज नथिंग बट m इंटू जी, और g ले लिया है हमने, ये रहा g ले लिया है हमने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब भी न्यूमेरिकल में गिवन हो g टेक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तभी जी 10 लेना, अदरवाइज मत लेना, नहीं तो आंसर गलत आने के चांसेस हैं। यस, यू कैन टेक इन एमसीक्यू। एमसीक्यू में जब फास्ट कैलकुलेशन तुम्हें करनी है, बहुत कुछ नहीं लिखना है, एट द टाइम फॉर जस्ट द आइडिया ऑफ द आंसर यू कैन टेक g इज इक्वल्स टू 10। अगेन तुम्हारे जो आंसर्स है वो बहुत ज्यादा नियर बाई है, मतलब कि 10, 11.10 है, फिर से 9.99 है, 10.1 है, 10.2 है, तो ये सारे ही आंसर कैसे हैं? एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक है। अब उस केस में तुमने रफली 10 लिया होगा, तो फिर वो कौन सा आंसर सही है समझ में नहीं आएगा। सो वैसे अगर ऑप्शन में तुम्हें देख लो कि जो आंसर है वो एक दूसरे के नजदीक नजदीक तो नहीं है ज्यादा, अगर एक दूसरे से ज्यादा नजदीक नहीं है देन यू कैन टेक g इज इक्वल्स टू 10। इन एमसीक्यू की बात कर रहा हूं, न्यूमेरिकल में तो अगर बोला हो तो ही लेना है, वरना नहीं लेना है। ओके, सो w इज व्हाट? w इज m इंटू जी, सो मास है 6 और g है 10, तो 6 इंटू 10 60 न्यूटन। ओके, ये फिगर हमारी आ गई है। नाउ देखो क्या है फिगर, अ मास ऑफ 6 kg सस्पेंडेड, ये 6 kg का मास लटकाया हुआ है, सस्पेंडेड बाय अ रोप, ये रोप है, ऑफ लेंथ 2 मीटर, ये रोप की लेंथ कितनी है टोटल? 2 मीटर, फ्रॉम द सीलिंग, सीलिंग से, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, 50 न्यूटन का फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट P। तो P क्या है? हमारा मिड पॉइंट, मतलब 2 मीटर की रोप है, तो 1 मीटर पे हम 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। मींस दिस मच डिस्टेंस इज 1 मीटर। जो भी गिवन हो लिखते जाओ और फिगर बनाते जाओ, भले गिवन हो बनाते जाओ, फिगर गिवन हो तो भी फिजिक्स में फिगर बनानी ही है। ओके, जनरली सभी में, मैथ्स, केमिस्ट्री, जहां पर भी फिगर न्यूमेरिकल है तो फिगर बनाओगे तो इजी रहेगा, एट द सेम टाइम इवेल्युएटर को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि तुमने कौन से कंसेप्ट से किया हुआ है, और मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, ओके, as shown, what is the angle of rope makes with the vertical in the equilibrium, मतलब कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये जो एंगल ऑफ रोप है थीटा, जो ऑलरेडी बनाकर हमें बताया गया है, रोप जो एंगल बना रही है सीधी वर्टिकल डायरेक्शन के साथ, वो कितना होगा, मतलब हमें थीटा ढूंढना है इन इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम में ही ढूंढ सकते हैं, अदरवाइज कैसे ढूंढे? इक्विलिब्रियम मतलब क्या, हम ले सकते हैं क्या? नेट फोर्स 0, तो वो हमें लेना है। निग्लेक्ट द मास ऑफ द रोप, मतलब जो रोप का भी कुछ ना कुछ मास होगा, लेंथ है तो मास भी होगा, लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे मास भी बढ़ेगा, बट ऐसा बोला है कि मास को क्या कर दो? निग्लेक्ट कर दो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो ये है हमारा डायग्राम। ओके, हमें थीटा फाइंड करना है, ये थीटा गिवन है। वो सबसे पहले अभी जो मैंने बोला ना FBD, वो FBD बनाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हम वापस ड्रॉ करें, इससे अच्छा है मैं यहीं पे समझा देता हूँ। ओके, हाँ, तो सपोज ये हमारा फर्स्ट फिगर गिवन है। अब उसमें से जहां जहां पॉइंट है, जैसे ये मेरा मास जहां पर है वहां पर एक मेरा पॉइंट समझ लो, तो मुझे ये W मेरा पॉइंट है, यहाँ पर मुझे ये क्या बनाना है? ये मैंने क्या बनाया? फ्री बॉडी डायग्राम एट W, ऐसे लिखना है और तुम्हें ड्रॉ करना है। फ्री बॉडी डायग्राम एट W जो है, ओके, मतलब पर्टिकुलरली जो ब्लॉक है वहां पर 60 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। वेट फोर्स मतलब क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। सो उसका डायरेक्शन है ऑब्वियसली डाउनवर्ड्स, दैट इज 60 न्यूटन, और वो डाउनवर्ड लग रहा है इसीलिए टेंशन प्रोड्यूस होता है रोप में। मतलब कि कोई रोप है, ओके, वो कौन सी गेम होती है?
टग ऑफ वॉर। हाँ, तो कोई ये साइड से खींच रहा है, तो अगर ये साइड से कोई भी ना खींचे तो खींच जाएंगे, लेकिन ये साइड से भी खींच रहा है और ये साइड से भी खींच रहा है, तो बीच में टेंशन प्रोड्यूस होगा ना। दो फोर्सेस होते हैं ये केस में, एक तो टेंशन मतलब ऐसे खींच जाना, और एक होता है कंप्रेशन मतलब ऐसे दबा देना, पुश एंड पुल वाला। सो पुलिंग इज टेंशन, पुशिंग इज कंप्रेशन। ओके, सो हो क्या रहा है कि W पॉइंट है, वहां से कोई नीचे की डायरेक्शन में खींच रहा है, तो उतना ही फोर्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली ऊपर की डायरेक्शन में भी लगेगा। तो ये जो टेंशन फोर्स है जिसका नाम मैंने दिया है T2, तो वो T2 के यहां लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। कहां पर? W पॉइंट पर। टेंशन T2, टेंशन इन रोप, टेंशन फोर्स वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट थियरी। ओके, अंडरस्टूड? कांटेक्ट फोर्स में आता है टेंशन फोर्स। ओके, देखो अच्छे से समझना है, यही न्यूमेरिकल सारे पूछे जाते हैं ऐसे ही, मतलब ये तो बहुत बेसिक है बट ऐसे ही पूछे जाते हैं। ओके, ये समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पे कितना ले सकते हैं, पहले तो ये देख लो। अगर पहले फिगर देखे तो तुम 3 पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, एक ये और एक ये, 3। और कहाँ बीच में कंसीडर करें? वैसा कुछ है नहीं, जहां से लटकाया वो पॉइंट ले सकते हो, ये पॉइंट ले सकते हो, या लास्ट पॉइंट ले सकते हो जहां पे मास लटकाया हुआ है। वही तो कोई नोड्स है, नोड्स जहां पे हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, यहाँ पे हमने मास लटकाया, यहाँ पे हम खींच रहे हैं 50 न्यूटन से, और यहाँ पर पूरा का पूरा सब कुछ वहां से कनेक्टेड है सीलिंग से। तो 3 पॉइंट मैक्सिमम हम ले सकते हैं, तो 3 FBD ड्रॉ कर सकते हैं। जनरली हम सीलिंग वाला FBD ड्रॉ नहीं करते, जनरली एक्सेप्शन केस आर देयर। ओके, दैट दोस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स आल्सो वी विल सी। ओके, पर्टिकुलरली देखेंगे जब टाइम आएगा जब। अब यहाँ देखो, ये समझ में आ गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट लेते हैं P। तो P पॉइंट पे हमने देखा कि यहाँ पर 50 न्यूटन का फोर्स है। ओके, वहां पर 50 न्यूटन का फोर्स है। ये जो T है, T टेंशन फोर्स, T1 उसका नाम दिया है, सो वो है ये डायरेक्शन में T1, और ये P है, और T2, ये T2 फोर्स यहाँ पर है। देखो, तुम्हें जब भी ये फोर्सेस FBD में बनाने हो तो तुम्हें डायरेक्टली फोर्सेस लेने हैं जो वो पॉइंट पर से निकल रहे हैं। ओके, देखो ये पॉइंट है तुम्हारा, तो वो पॉइंट से ही निकल रहा है, ये वो पॉइंट से ही निकल रहा है, ये भी वही पॉइंट से निकल रहा है। अंडरस्टूड? अब ये टेंशन दोनों साइड है, देखो यहां से पता है तो ये साइड है, और यहां से पता है तो ये साइड है, तो वही तो होगा ना। रोप है, अगर मैं यहां से खींचूंगा तो इस वाले को क्या होगा, ये खींच रहा है तो वो ऊपर खींचेगा, लेकिन मैं यहां से खींचूंगा तो वो ऊपर नहीं, वो नीचे जाएगा, ऑब्वियसली ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होगा। सो वो दोनों डायरेक्शन में होगा। ओके, सो यहां पर ये 3 फोर्स ही आएंगे। क्यों 3 ही आएंगे वो समझ में आ गया, क्योंकि हमें 3 ही गिवन है। एक 50 न्यूटन वाला यहां गया, देन एक T2 जो है वो नीचे की साइड जाएगा। वो क्यों, किसकी वजह से है? T2 किसकी वजह से है? ये मास लटकाया हुआ है उसकी वजह से, वो नीचे की डायरेक्शन में। ओके, सो T2 नीचे की डायरेक्शन में जाएगा और T1 ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। डन, वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर मतलब लिख दिए। ये भी है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम एट P। समझ में आ गए? ये इसी के मार्क्स में, इसके भी मार्क्स मिलेंगे, FBD बनाने के भी मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो ये हमने FBD बना दिया, हमें तो थीटा फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली इक्विलिब्रियम कंडीशन, टेकिंग इक्विलिब्रियम एट W, तो क्या बोलेंगे, F net is 0, तो F net 0 तो x डायरेक्शन में तो कुछ है ही नहीं, y डायरेक्शन में है, तो y डायरेक्शन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, T2 is equals to 60 न्यूटन लिख सकते हैं। डन, खत्म हो गया ये। T2 की वैल्यू मिल गई 60 न्यूटन। कैसे? जितना ऊपर जाएगा उतना ही तो नीचे जाएगा। क्यों? इक्विलिब्रियम बोला है ना हमें, एट इक्विलिब्रियम मतलब क्या, नेट फोर्स 0, तो राइट एक्स में तो कुछ है ही नहीं, तो जितना नीचे से जाएगा उतना ही ऊपर जाएगा, तो नेट फोर्स 0 हो गया, तभी तो इक्विलिब्रियम हुआ। नेट फोर्स 0 नहीं हुआ तो इक्विलिब्रियम कहाँ हुआ? तो हमें तो बोला है कि तुम नेट फोर्स 0 ले लो, इक्विलिब्रियम ले लो, ऐसा बोला है, तो हमने ले लिया, तो हमारे T2 की वैल्यू मिल गई। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। ओके, सो कंसिडरिंग इक्विलिब्रियम एट पॉइंट P, तो क्या होगा, जैसे अभी इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में किया हमने, वैसे ही सेम, ये डायरेक्शन में फोर्स है तो मैं यहां ऐसे फोर्स लगा दूंगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी T1 cos थीटा,
और यहाँ जो हो जाएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी से T1 sin थीटा। डन। कंपोनेंट ओके, लास्ट चैप्टर में भी हमने देखा था, लास्ट न्यूमेरिकल में भी हमने देखा T1 cos थीटा एंड से T1 sin थीटा। ओके, अब वापस करते हैं हम x और y का। तो क्या कर सकते हैं, देखो T1 sin थीटा इज इक्वल टू, ये डायरेक्शन में है तो वो डायरेक्शन में है, कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। और दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दैट इज T1 cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा T2। नेट फोर्स 0 ही लेना है ना, तो जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा। तो जितना ऊपर, नेट फोर्स 0 मतलब तुम दो तरीके से लिख सकते हो, या तो इक्वल टू के फॉर्म में लिखो, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ T2 माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ T1 cos थीटा माइनस T2 इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स 0 मतलब क्या, इज इक्वल टू। तो अगर मैंने इक्वल टू लिखा है इसलिए माइनस नहीं लिखा, फिर तुम ऐसे सर ने ये डायरेक्ट ये न्यूमेरिकल में माइनस लिखा इसमें नहीं लिखा, ऐसे कंफ्यूजन में मत रहना। अगर मुझे लिखना होता तो यही, इसको ही मैं अलग से कैसे लिखता कि भाई T1 कहाँ है, नेगेटिव में है, तो मैं ऐसे लिखता माइनस T1 sin थीटा ओके प्लस से 50, क्योंकि ये तो प्लस है, इज इक्वल टू 0। डन। क्यों, क्योंकि ये माइनस x डायरेक्शन में है तो मैंने माइनस लिख दिया, ये प्लस x डायरेक्शन में तो मैंने प्लस लिख दिया। तो वही तो हुआ, इसको वो साइड ले जाओ तो यही तो हो गया, T1 sin थीटा इज इक्वल टू 50। दोनों प्लस ही तो हुआ। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है। तो तुम ये तरीके से लिखो तो भी सही है, ये तरीके से लिखो तो भी सही है, बट प्लस माइनस में गलती मत करना ओके। अगर साइन देखना ही नहीं है तो डायरेक्टली इक्वल टू करके ऑपोजिट साइड वाले फोर्स लिख लो, और अगर प्लस माइनस को कंसिडर करना है तो सब कुछ एक ही साइड लिखो एंड इक्वल्स टू 0 लिखो। डन। समझ में आ रहा है ना। चलो, तो ये मुझे मिल गया, ये भी मिल गया और ये भी मिल गया। अब ये T2 तो पता है 60, तो इसको मैं लिख देता हूं 60 यहां से ओके। अब क्या करूं, अब से sin थीटा बाई cos थीटा कर देते हैं, ये इक्वेशन को ये इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ओके। गंदा हो गया क्या बहुत, चलो क्या हो जाएगा T1 sin थीटा 50, T1 cos थीटा 60 ओके। चलो भाई, T1 sin थीटा 50, फिर क्या था T1 cos थीटा 60, ऐसा ही था ओके। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, दिस डिवाइड बाय दिस, इक्वेशन 1 डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये तो कट हो गया, तो ये क्या बन गया tan थीटा इज इक्वल्स टू 50 बाई 60। So tan theta is equals to say 5 by 6 and theta is equals to say tan inverse of say 5 by 6। 5 by 6 गिन लो जो भी आ रहा हो, 6 नीचे है, नीचे छोटा है ओके। सो इट विल बी अराउंड tan इनवर्स से 0.33 या 433 ऐसा कुछ होगा, आई थिंक मैंने लिखा होगा 833, 0.833 इज द आंसर। लॉगरिथम के 10 वाले टेबल में हमें देखना है कि ये वैल्यू क्या है और उसका एंगल कितना है। सो थीटा विल बी इक्वल्स टू से 40 डिग्री, यही हमें ढूंढना था। दैट्स इट। तो ये इक्विलिब्रियम के बेस पे न्यूमेरिकल था। क्या किया हमने, एफबीडी बनाया ए केस के लिए, मतलब एक पॉइंट के लिए डब्ल्यू के लिए, फिर एफबीडी बनाया पी के लिए, फिर डब्ल्यू के लिए बनाया, तो हमें मिल गया डायरेक्टली, क्या मिल गया 60 इज इक्वल्स टू से T2, T2 इज इक्वल्स टू 60 न्यूटन, खत्म। फिर यहाँ आ गए ओके, मतलब ये हाँ ये गिवन था, तो सबसे पहले हमने एफबीडी बनाया, T2 इज इक्वल्स टू 60, खत्म। देन यहाँ पर आए, तो पहले तो हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने इसके कंपोनेंट पहले तो लिख दिया एफबीडी, देन कंपोनेंट बनाए। सो दिस इज से T1 cos थीटा एंड दिस वन इज से T1 sin थीटा। अगेन इक्विलिब्रियम ले लेते हैं एट पॉइंट P। सो T1 sin थीटा इज इक्वल्स टू 50 एंड T1 cos थीटा इज इक्वल्स टू से T2, दैट इज T1 cos थीटा इज इक्वल्स टू 60, क्योंकि T2 60 है। डन। तो हमारे पास दो इक्वेशन मिल गए,
दो इक्वेशन मिल गए, T1 sin थीटा इज इक्वल्स टू 50 इक्वेशन 1, T1 cos थीटा इज इक्वल्स टू T2 और T2 की वैल्यू यहाँ पर डाल दी तो हमें मिल गया इक्वेशन 2. डिवाइडिंग द इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 we will get tan theta is equals to 5/6 and therefore theta is equals to from the logarithm tan table. ओके हमारे कितना आ गया थीटा 40 डिग्री, यही हमें फाइंड करना था. अंडरस्टूड, समझ में आ गया, पक्का? ओके, सो दिस इज आवर न्यूमेरिकल ऑफ इक्विलिब्रियम. ये देखो वही चीज किया हुआ है. अंडरस्टूड. अब क्या करें? टेस्ट में क्या लिखना है आज? आपने बताया तो कुछ भी पूछ सकते हैं ना. कोई चलेगा टेस्ट ले ले, ये थोड़ा अच्छा ठीक है, चलो टेस्ट ले ले. सर ये भी सही काम कर रहे हैं मैं नहीं पढ़ती. तो मैंने तो कुछ बताया ही नहीं पढ़ने के लिए. सर ने किसी को नहीं बोला तो आज तो सरप्राइज टेस्ट है सबके लिए. ये बंद कर दो. सर मैथ्स का